सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवशंकर त्रिपाठी, भूतपूर्व क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी लखनऊ एवं भूतपूर्व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद राजभवन उत्तर प्रदेश। मैं आज आपको सैनिटेशन के बारे में जानकारी दूंगा। 20वीं सदी के प्रारंभ में हमारा सैनिटेशन यानी स्वच्छता का क्या प्राविधान था और कैसे हम अल्प संसाधनों में, हालांकि उस समय जनसंख्या भी कम थी, कैसे हम अपने को स्वच्छ रखते थे, उसके बारे में एक जानकारी बतौर मैं आपके सामने रख रहा हूं। और उसका टॉपिक रखा है मैंने, याद आता है पुराना सैनिटेशन। 21वीं सदी की ओर जैसे जैसे हमारे कदम बढ़े, हम अपने पुराने रीति रिवाजों को भूलते गए और आज जिस मुकाम पर खड़े हैं वहाँ से अब पुनः उसी तरफ निहारने को मजबूर हैं। तब दीक्षा थी यानी संस्कार थे, किंतु शिक्षा का अभाव था। अब शिक्षित हुए, संसाधन बढ़े, किंतु पश्चात सभ्यता के अंधे अनुकरण के कारण हम संस्कारों से दूर होते गए। पश्चिम की सभ्यता की चकाचौंध को तो अपना लिया, किंतु वहाँ के अनुशासित जीवन का अनुसरण नहीं किया। जैसे घर के बाहर कूड़ा करकट फैलाना, खुले में मल मूत्र का त्याग करना, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, मिलावटखोरी करना, कतार में न खड़े होना आदि। व्यक्तिगत स्वच्छता पर कुछ ध्यान तो नगरीय लोगों ने दिया है, किंतु सार्वजनिक स्वच्छता पर न के बराबर, जिससे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य विकृत हुआ है। मतलब यानी कि नित नए असाध्य रोगों से हम ग्रसित हो रहे हैं। अल्प संसाधनों के बावजूद भी हमारा पुराना सैनिटेशन कितना प्राकृतिक था और जीवन कितना सहज एवं सरल था, हमें बार बार याद आता है कि जब हम घर पहुंचकर पन्ही यानी जूते, चरण पादुकाएँ यानी इस समय की चप्पल और सैंडल बाहरी प्रवेश द्वार के कोने पर उतारते थे। हाथ में ली हुई छड़ी, डंडा, बेत, लाठी, फरसा एवं कुल्हाड़ी को प्रवेश द्वार पर ही रख देते थे। घर के प्रवेश द्वार के पास ही हाथ, पैर एवं मुंह को धोकर घर के मुख्य भाग में प्रवेश करते थे। घर के बाहर नीम का पेड़ होता था, जिसके पत्ते, फूल, फल एवं तना सभी औषधि यानी एंटी बैक्टीरियल एंड एंटीवायरल गुणों से युक्त होते थे और जिसे गांव का दवाखाना की संज्ञा भी दी जाती थी। नीम की दांत को साफ करने तथा मुख को विसंक्रमित करने हेतु प्रयोग करते थे। खून को साफ करने यानी रक्त की विषाक्तता को दूर करने के लिए नीम की कोमल पत्तियों को सुबह खाली पेट सेवन किया जाता था और चर्म रोगों को ठीक करने हेतु नीम के फल की गूदी, बीज से निकले तेल का प्रयोग करते थे। वहीं छोटी मोटी फुंसियों को दूर करने के लिए नीम की चैली यानी छाल को घिस कर लगाने के लिए बताया जाता था। हर घर के आंगन में तुलसी चौरा होता था, जिससे घर का वातावरण शुद्ध रहता था। यानी आज के शब्दों में एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल इफेक्ट होता था। सुबह पूजा में तुलसी की पत्तियों को प्रसाद के साथ सम्मिलित करने का विधान था, जो आज भी है, किंतु तब अनिवार्य रूप से प्रसाद के साथ तुलसी दल ग्रहण करने के लिए सबको दिया जाता था। संध्या पूजा पाठ के समय घी के दीपक से तुलसी की भी आरती होती थी, जिससे पूरे घर का वायुमंडल जीवाणुओं और विषाणुओं से मुक्त हो जाता था। घर में पूजा स्थल के बाद चौका यानी रसोई घर, और आज तो उसको किचन कहते हैं, को ही पवित्र एवं शुद्ध जगह, होली एंड मोस्ट डिसइंफेक्टेड प्लेस माना जाता था और चौके की साफ सफाई को ही घर की मर्यादा के रूप में मूल्यांकन किया जाता था। संयुक्त परिवार में हर दिन अलग अलग बारी बारी से चौके की सफाई, खाना पकाने के कार्य में निपुण 1 से लेकर 3 महिला सदस्यों द्वारा किया जाता था। चौका रसोई घर में बिना स्नान के, बिना स्वच्छता के कोई प्रवेश नहीं करता था। भोजन करने हेतु पलथी मारकर सुखासन में बैठते थे। आसन लकड़ी के बने पटा होते थे या फिर सनई के तने के रेशे द्वारा बने आसन होते थे। खाना खाते समय बोलना या बात करना मना था, मतलब था कि शांतचित्त होकर भोजन करने का। बड़े घरानों या राजा महाराजाओं के यहाँ रसोइये बहुत ही सात्विक एवं स्वच्छता से रहने वाले ही होते थे, जो खाना बनाने एवं परोसने तथा रसोई के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करते थे। खाना खाते समय पुरुषों द्वारा धुली हुई और साफ धोती या गमछा पहना जाता था तथा कंधे पर केवल अंगोछा डालते थे। हवा लेने तथा मक्खी आदि को भगाने हेतु खजूर के पत्तों से बने हाथ के पंखों का ही प्रयोग किया जाता था। चौका में खाना बनने के पूर्व और घर के सभी सदस्यों को खाना खाने के बाद गाय के गोबर से या पीली मिट्टी, जमीन के 10 फीट नीचे मिलने वाली मिट्टी से पुताई होती थी, तभी वह दोबारा प्रयोग किया जाता था। रसोई घर में विभिन्न धातुओं जैसे तांबा, पीतल, लोहे, फूल एवं चांदी आदि से बने बर्तनों का प्रयोग होता था, जो अलग अलग प्रभाव के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक
शक्ति यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने एवं शरीर में खनिज तत्वों की कमी से होने वाले रोगों से बचाते थे। पानी का संग्रह मिट्टी के बने डहरी, मटका, नांद, घड़ा एवं सुराही में किया जाता था, जो हर मौसम में उनमें भरा पानी स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होता था। हर घर के सामने चबूतरा एवं चौतरिया होती थी, जिनकी प्रतिदिन लिपाई एवं पुताई होती थी और उन्हें स्वच्छ रखा जाता था। सुबह एवं शाम घर के बुजुर्ग लोग बैठते थे और बच्चे चबूतरे में खेलते कूदते थे। हमारे घर के सामने रोज़ सुबह झाड़ू लगाई जाती थी तथा घर के प्रवेश द्वार की भी गाय के गोबर से रोज़ लिपाई होती थी। चूल्हे की राख और घर से निकलने वाले कूड़े को अरहर की लकड़ियों से बनी डलियों में इकट्ठा कर गांव के बाहर खुदे गहरे घूर में इकट्ठा करते थे, जिसका प्रयोग खेतों में खाद के रूप में किया जाता था। अब कचरा इतना बड़ा है कि कचरा प्रबंधन ही एक चुनौती के रूप में हम सबके सामने है। बड़े बुजुर्गों को गांव के सभी बच्चों और युवाओं द्वारा आदर एवं सम्मान मिलता था और उनके द्वारा दी गई नसीहत एवं अनुभवों के आधार पर दिए गए मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारते थे। महापुरुषों के बारे में जानकारी, प्रेरक प्रसंग एवं बच्चों को अनेक प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाकर उनमें संस्कार पिरोए जाते थे। साथ ही रामचरितमानस, पाठ, कीर्तन, भजन भी समय समय पर होते थे, जिससे एकाग्रता बढ़ती थी और मानसिक विकृतियाँ उत्पन्न नहीं होती थीं। घर के बाहर जब हम बाहर निकलते थे तो सिर पर एक गमछा जरूर होता था, जिससे गर्मी, धूल, धूप, जाड़ा सभी तरह से बचाव होता था और उसी से हम अनेक प्रकार के संक्रमणों से बचे रहते थे। धन्यवाद।